गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा आपका ये बड़ा नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पूरी केमिस्ट्री में सबसे छोटा चैप्टर इसको मान सकते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट जो है वो उसको आप लोगों ने 9th-10th में मैटर स्टेट के बारे में पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वो आपने वहाँ पर पढ़ी हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। ठीक है, इस स्टेट में क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड जो होता है, डिस्टेंस बॉन्ड, सारी चीज़ें आपने वहाँ पे क्लियर की है। तो थोड़ा सा इसको सॉलिड स्टेट को हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन की फॉर्म में हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो आपके 12th स्टैंडर्ड में चीज़ें हैं उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट जो है मैटर की एक स्टेट यानी 3 स्टेट में से एक स्टेट है जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो उसमें जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं या आयंस हैं, किसी में भी मिलकर बन सकता है स्टेट। तो ठीक है, चाहे वो एटम्स हो, क्योंकि कोई भी स्टेट हम बना रहे हैं तो उसमें चाहे एटम्स आपके आ जाएं या फिर आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है, वहाँ पे आयंस हो सकते हैं। ठीक, तो वो एक स्टेट को फॉर्म कर रहे हैं। कौन सी स्टेट है वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स, एटम या आयंस उसमें किस तरह का अरेंजमेंट हो रहा है। तो अगर हम सॉलिड ट्रू सॉलिड की बात करते हैं तो ट्रू सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे? ट्रू सॉलिड में बी डिफाइंड एज द मैटर द पॉजेस रिजिडिटी, यानी कि काफी ज्यादा हार्डनेस उसकी होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेट शेप, उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक, उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होना चाहिए। एंड लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, और उसका जो रेंज ऑर्डर है वो काफी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपका दिस इज अ सॉलिड। ठीक है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसकी जो शेप है वो इसकी डेफिनेट फॉर्म में है। इसको हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे कि जो अगर कोई लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड जो होती है उसको आप किसी भी जिस भी चीज में रखेंगे, जिस भी बर्तन में रखते हैं, उसी को उसका जो शेप है, ठीक है, वो वहां पर उसका ले लेता है, यानी वहां पर उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन सॉलिड जो होते हैं उनमें एक मेन पॉइंट है आपका कि वो डेफिनेट शेप के होते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, अगर आपका ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस तरह से अरेंज किए गए हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें बहुत आराम से दिखाई देगी। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये फिलहाल सॉलिड के फॉर्म में नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल्स और रख दें, ठीक, तो उस समय हम यहाँ पे कहेंगे कि इनके बीच में जो इनकी डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ना कि बराबर, नेग्लिजिबल फॉर्म है। ठीक है, तो ये स्टेट फॉर्म हम लोग बोलेंगे कि ये सॉलिड है। यहीं पे अगर लिक्विड होता आपका, ठीक, तो लिक्विड में क्या होता कि हमारी जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, यानी वहां पर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो ये किस में चेंज हो रहा है? ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक, तो फिलहाल अभी हमें किसको पढ़ना है? हमें सॉलिड स्टेट को पढ़ना है। सॉलिड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जो सॉलिड का डिवीजन किया गया है जो आपके सिलेबस में मेन है उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, जैसा कि अभी आपको बताया, तो डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, तो वो आपका क्या है, वो आपके सॉलिड होते हैं। तो फर्स्ट इसमें डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्योंकि अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो माइंड होता है वो यही सोचता है कि इसका जो शेप है, इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, वो डेफिनेट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो कैसी होती है, वेरी शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्ट होती है।
मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा होता है, शॉर्ट। ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो आपका कैसा है, शॉर्ट है। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि इसमें ये कितना कंप्रेसिबल हो सकता है। क्या कंप्रेसिबल हो सकता है, बहुत लो, कि बहुत लो, इसको हम लोग नेग्लिजिबल फॉर्म में बोलेंगे तो लो की फॉर्म में कि बहुत ही कम, जबकि आपका लिक्विड जो है या गैस जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से कंप्रेसिबल हो सकता है। लेकिन ये लिक्विड और गैस के कंपेयर में इसको हम लोग बहुत लो, बहुत ही ज्यादा लो, जिसको हम लोग कहेंगे कि एक तरह से ना के बराबर। ठीक है, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो लो होगी। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हम लोग बात करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो होगी वो इसकी काफी लो होगी, है ना। कोई भी सॉलिड जो होंगे वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। ठीक है, आप देखेंगे बहुत हार्ड फॉर्म में है, क्योंकि अगर हम लोग इनको रिजिड बॉडी बोलते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि जो सॉलिड होते हैं वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो बहुत ही लो होते हैं, कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो काफी लो होती है। डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में भी आपने पढ़ा, जैसे कि अगर गैसेस की बात करेंगे तो आप गैसेस में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुकिंग का ले सकते हैं, आप परफ्यूम का ले सकते हैं, जिसमें अगर उसका जो डिफ्यूजन है यानी गैसेस पार्टिकल जो है उनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसके कारण क्या है, जो उनका डिफ्यूजन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से, ठीक है, इजीली हो जाता है, जबकि लिक्विड में उसके कंपेयर में कम होता है और सॉलिड में तो बिल्कुल आपका लो ही रहता है। ठीक, तो लो क्या, उसको नो फॉर्म में हम लोग एक तरह से बोलेंगे। आपका कुछ एक आध एग्जांपल है, जैसे कि चॉक और डस्टर, ठीक है, इसका डिफ्यूजन है सॉलिड सॉलिड वाला, तो वो डिफ्यूजन के है बहुत ही उनमें बहुत लॉन्ग टाइम में वो बहुत थोड़ा सा डिफ्यूजन कहीं दिखाई देता है, तो हम लोग भी उसको भी काफी लो ही बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है आपका इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखिए, जितनी बॉडी जो होगी आपकी रिजिड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको मेल्ट करने में, इसको बॉईल करने में वो उतना ही ज्यादा उसमें टेम्परेचर जो होगा वो हाई, यानी कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों ही इसके हाई होते हैं। ठीक है, ये बेसिक इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, जो कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर जब तक आपको ये रिमाइंड नहीं होगा तब तक आप आगे फिर उसमें नहीं देख पाएंगे कि कैसे ये रिजिड हुआ, कैसे वॉल्यूम इसका फिक्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर इसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे तो जो कंडक्टिविटी जो होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्टर के फॉर्म में जो यूज किए जाते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ठीक है, तो जो सॉलिड है, जैसे आपका आयरन का आपने सॉलिड आयरन ले लिया, तो उसमें भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत उसके लिए गुड कंडक्टर फॉर्म में है, और जो हीट होती है उसमें भी होते हैं। तो इनकी जो ये प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हमने पढ़ा कि डेफिनेट वॉल्यूम, शेप, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो काफी कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस जो होगा वो कम हो रहा है, यानी आपने कहा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो उसके जिससे सॉलिड स्टेट पूरा बना हुआ है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम या आयंस, ठीक है, तो वो सारे जब एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, यानी डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में आते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर सॉलिड जो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो बात किया है हमने, इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉलिड जो है उसको डिवाइड करेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉलिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन देखेंगे कि सॉलिड जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ से आपका मेन पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, देखेंगे कि जो सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, और सॉलिड में आपको बताया कि सॉलिड जो है बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है सॉलिड को। तो फर्स्ट सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
और सेकेंडली इसको जो डिवाइड किया गया है वो एमॉर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस दोनों ही, एमॉर्फस मीन्स जिसका एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है ना, तो डेफिनेट शेप में आपका नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं सॉलिड जो है वो एक डेफिनेट शेप के लिए बोला जाता है, माना जाता है उसको कि एक डेफिनेट शेप है, ठीक। तो वहां पर एमॉर्फस जो है कुछ सॉलिड इस तरह के आपको दिखेंगे जिनमें जो उनका जो रेगुलरिटी है वो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, जिससे भी वो मिलके बना हुआ है, ठीक। अगर वो रेगुलर फॉर्म में नहीं है, एक रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से इसको समझेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखिए इसका सॉलिड का एक डालते हैं कि सॉलिड जो है उसको हम लोग ने डिवाइड कितने में किया है, इसको हम लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंडरी आपका अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। दोनों ही सॉलिड जो हैं उनको हम लोग इसको इसके डिफरेंस को समझते हुए इनको समझेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रेगुलर और इरेगुलरिटी में इन सॉलिड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक रेगुलर, उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी जिससे भी मिलके बने, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीजें हैं, ठीक है। तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो उन सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी कि इसमें आपका रेगुलर, ठीक, रेगुलर का मतलब है बिल्कुल एक लाइन से जो पर्टिकुलर आपका चला आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कहेंगे रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें आपका जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह का होगा, वो रेगुलर नहीं होगा, यानी इरेगुलर होगा। वो वहां पर जो उनका अरेंजमेंट है वो रैंडम फॉर्म में है, यानी उसमें बिल्कुल भी रेगुलरिटी नहीं है, कहीं पे भी कोई भी चीज जुड़ी हुई है। जैसे रेगुलरिटी में आपका यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक एटम, ये दूसरा, यहाँ पर इस तरह से ये एक रेगुलरिटी फॉर्म में यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट भी आपको यहाँ पर लाइन दिखा देंगे कि इस तरह से जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब रेगुलर फॉर्म में है, अगर हम लोग इसका अपोजिट देखेंगे इरेगुलर फॉर्म में, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो इरेगुलर फॉर्म में हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है कि वो रैंडमली फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, और रेगुलर फॉर्म जो होता है वो अलग ही दिखाई दे रहा है कि उसमें एक के बाद एक जो है वो अरेंजमेंट लगा हुआ, ठीक है। अब जैसे हम आयंस का होता है, आप इसमें आपके जो सॉलिड स्टेट है इसमें बहुत सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं उनमें आपके NaCl वगैरह है, इन सब के अभी स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें हमने कहा कि एक आपका Na है, दूसरा आपका Cl है, ठीक है, तीसरा आपका फिर यहाँ पर Na है। तो इसी तरह से क्या होगा, आयंस जो होंगे वो जुड़े होंगे, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आयंस का एक सॉलिड अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के हैं, दो एटम्स के हैं, दो आयंस के हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर इसको एडिशन जब करेंगे तो देखते हैं कि एक मान लिया इस तरह का बनाया आपने, एक को पूरा फिल कर दिया, ठीक है, एक फिल खाली एक फिल कर दिया, तो इससे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप किस तरह से उसको रेगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं।
तो ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, उनमें जो अरेंजमेंट होता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट का वो किस तरह का होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर फॉर्म में होता है, जबकि जो आपके एमॉर्फस सॉलिड हैं उनमें इरेगुलर फॉर्म में वो सारे अरेंजमेंट होते हैं। यानी कोई भी चीजें जो होती हैं वो फिक्स नहीं है, वहां पे शेप जो उनकी जो है सही से वो डेफिनेट फॉर्म में नहीं दिखाई देगी, फिक्स फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सेकेंड इसका हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट जो है, तो मेल्टिंग पॉइंट अभी आपको बताया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड का बहुत हाई होता है। ठीक, लेकिन एक इसका जो मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे दोनों ही सॉलिड हैं तो इनमें हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही शार्प होता है। ठीक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इज अ शार्प। अब शार्प से मतलब क्या, इसका उतना शार्प नहीं होता है। एक शार्प का मतलब है कि अगर हम किसी भी सॉलिड को लेते हैं और उसके मेल्टिंग पॉइंट को एक फिक्स फॉर्म में बोलते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 150 है या 200 फॉर्म में है। ठीक है, मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर वो जो भी आपका सॉलिड होगा, ठीक है, वो उसका मेल्टिंग यानी मेल्ट हो जाए। ठीक है, हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये बहुत ही शार्प फॉर्म है। लेकिन अगर कोई एक टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है या टेम्परेचर दिया और उस पे बोल रहे हैं कि ये इसके आसपास यानी कि जैसे 200 है तो 200 में हो सकता है 180 पर या 210, ठीक है, 220, तो इनमें कहीं ना कहीं इनके बीच में, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि वो डेफिनेट फॉर्म में नहीं यानी शार्प फॉर्म में नहीं है। तो उसमें आपका एमॉर्फस जो सॉलिड है एमॉर्फस वाले वो सारे आ जाएंगे, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं प्लास्टिक जो होती है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एकदम फिक्स नहीं होता है कि ये 300 पे मेल्ट हो रहा है या फिर आपका 500 पे हो रहा है। अगर हम कहेंगे कि वो 200 पे हो रहा है तो 200 और 200 हो सकता है 230 या 180 के बीच में कहीं पे होगा, क्योंकि जब वो लिक्विड में चेंज होगा या फिर वो और बहुत ज्यादा फ्लो फॉर्म में होगा तो उनमें जो टेम्परेचर होगा उसका अलग अलग होगा। यानी कि उसका जो एमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक जो है वो एमॉर्फस सॉलिड में आता है, बाकी आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके NaCl है, CaCl है, तो ये सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें आपके शार्प फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एमॉर्फस वाले में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनके एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है वो डेफिनेट होता है, यानी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है आपका थर्मोडायनेमिक पॉइंट है, ठीक है, वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ जो फ्यूजन है वो डेफिनेट नहीं होता है। ठीक, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, जैसा कि आपको शुरुआत की डेफिनेशन में बताई थी कि ट्रू सॉलिड इज, ठीक है, तो ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको हम लोग ट्रू सॉलिड से भी जानते हैं, ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि ट्रू सॉलिड्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, व्हाट इज अ ट्रू सॉलिड, तो आपको वहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो ट्रू सॉलिड भी होते हैं, यानी उनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। जबकि आपका जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसका नाम जो होता है वो आपका स्यूडो सॉलिड होता है और इनको सुपर कूल सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल, स्यूडो सॉलिड एंड सुपर कूल सॉलिड। ठीक है, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल सॉलिड, इन दोनों के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, किसको कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। ओके,
नेक्स्ट इसमें इसका जो एक पॉइंट आता है जो कि एक डेफिनेशन के फॉर्म में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना, उनको वो किस तरह के हैं, वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे एनआइसोट्रॉपिक नेचर के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंडरी आपका जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है ना। अब इसमें आपकी क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है, एक तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आपका फर्स्ट की एनआइसोट्रॉपिक है या फिर आपका आइसोट्रॉपिक है, तो ये फर्स्ट आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। सेकेंडली आपकी इनकी डिफाइन करने को यानी डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है कि जो आपके एनआइसोट्रॉपिक हैं या आइसोट्रॉपिक हैं वो किस तरह के पार्ट होते हैं या सब्सटेंस में ये नेचर जो है वो किस तरह की होती है, इनके एग्जांपल्स आपको बताने को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे आप चीजें समझेंगे कि यहाँ पर कि एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक जो है वो उसमें डिफरेंस क्या है, और उन डिफरेंस से आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो एमॉर्फस सॉलिड है उनका भी डिफरेंस पता चलेगा कि किस तरह से उनको डिफाइन करेंगे। ठीक, यहाँ पर एक जो आपका मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे जो भी हमने आपको बताया था उसमें एक एग्जांपल फॉर्म हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे कि आपका एनआइसोट्रॉपिक क्या है और आइसोट्रॉपिक क्या है। ठीक है, यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट पे जो शार्पनेस और इसमें प्लास्टिक का एग्जांपल दिया था, तो अगर हम लोग ट्रू सॉलिड और जो सुपर कूल्ड सॉलिड है उसमें अगर हम लोग सिंपल एक ग्लास को लेते हैं, तो ग्लास जो होता है जो हम लोग यूज करते हैं ग्लास वगैरह के पार्ट जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, आपके जो ग्लासेस वगैरह होते हैं वो किस तरह की हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं, है ना। नॉर्मली हम लोग उसको क्रिस्टल फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक, वो कैसे होते हैं, एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो सुपर कोल्ड सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वो जब उनका एक तरह से मैट फॉर्म में होते हैं तो काफी टाइम बाद अगर उनको देखेंगे तो उनकी जो लेयर्स होती है वो नीचे की साइड में काफी हैवी हो जाती है। ठीक है, ऊपर काफी पतली, तो यानी फ्लोइड फॉर्म में होता है ना, तो वो सुपर कूल्ड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए वो इस तरह की नेचर को शो करते हैं। ठीक, अब हम लोग समझेंगे इसकी एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ पर एक ये भी कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को, आप लोगों को, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो यहाँ पर जो एन लग गया है ना, तो जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें नॉर्मली कि आपका जो सॉलिड है वो एन लगा है, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, एनआइसोट्रॉपिक फॉर्म में बोल देते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है, और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड। जैसा कि आपको अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे अरेंज होते हैं, वो एक रेगुलर फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे आपने कहा कि आप स्कूल में एक जब प्रेयर करते हैं तो एक रेगुलर फॉर्म में लाइन में लगे हुए होते हैं, है ना। और लाइन में जब आप लगे होते हैं तो वहां आप देखेंगे कि एक रेगुलर, यानी कि आपने कहा कि ये क्लास जो है वो 6 क्लास है, 7 क्लास है, 8 क्लास है, हर क्लास को एक लाइन वाइज लगाया जाता है। बहुत इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर सभी बच्चे एक साथ मिक्स हो जाएं और एक साथ खड़े हो जाएं तो वहां पर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहाँ पर आइसोट्रॉपिक और जो आपके एनआइसोट्रॉपिक है उसको हम समझेंगे कि अगर रेगुलर फॉर्म में कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, एक तो इसका जो आपकी जो लार्ज रेंज में होता है ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें अगर हमारा अरेंजमेंट जो है वो एक रेगुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो उसकी जो
प्रॉपर्टीज होगी, जो आपकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट टाइप की, ठीक है। हर एक में, जैसे आपने कहा इस तरफ से ऐसे जा रहे हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो अलग होगी, ठीक। आप कह रहे हैं कि इस तरफ से जा रहे हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, यानी डायरेक्शन चेंज होने पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनाइसोट्रोपिक, क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल्स चेंज होते जाएंगे, अगर आपने कहा इस तरफ से जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जस्ट इसके अपोजिट जो है आइसोट्रोपिक में क्या होता है, अगर आप कई सारे लोग इकट्ठा खड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आपकी इसकी जो शेप है, ठीक है, इसमें रेगुलर है, इसमें रैंडमली है, इरेगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे इकट्ठे कई सारे, कहीं पे भी आपका शॉर्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज में है, तो इस तरह से हमने मान लिया ये है यहाँ पे। तो ये काफी कैसा दिख रहा है, बहुत ही अलग, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो यहाँ पर सेम होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में एक जैसी होगी, है ना। जैसे एक लाइन में रैंडम जो आपके पर्टिकुलर एक लाइन जो है उसमें अगर रेगुलर फॉर्म में लाइन लगी हुई है तो आप पहचान लेंगे कि हाँ ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, 10th है, ओके। लेकिन अगर सब मिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, जब सब मिक्स होंगे तो वहां पर हमें सभी एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है, एक ही जैसा लगेगा, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि आइसोट्रोपिक सॉलिड होंगे। तो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक चीजें समझ में आई कि क्या है, नेचर जो है, नेचर वाइज जो है एनाइसोट्रोपिक और जो आइसोट्रोपिक, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस जो है वो बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट में भी, यानी कि 1 मार्क्स में भी, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में भी, और कभी कभी डिफाइन करने को भी पूछा जाता है, तो आप इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप लोग यहाँ तक का पूरा पढ़िए, अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो उसको आप मैसेज के थ्रू बताइए, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू।